देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्बियल क्लॉजेस के बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसे ऐसे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा यहाँ पर जो आपने सोचे नहीं होंगे। ए टू जेड डिस्कशन होगा, काफ़ी लंबी वीडियो होगी और ऐसे ऐसे इसमें जानकारियाँ होंगी जो आपने शायद ही कहीं पढ़ी होंगी, शायद ही आपको कहीं देखने को मिली होंगी। इवन बुक्स में भी ये चीज़ें आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा क्या। इसमें कंजंक्शन आफ्टर का यूज़ कैसे होता है, बिफोर का यूज़ कैसे होता है, आफ्टर के साथ में आईएनजी कैसे यूज़ होगा, बिफोर के साथ में आईएनजी कैसे यूज़ होगा, एज है, व्हेन है, व्हाइल है, इनका यूज़ कैसे करते हैं, व्हेन एवर का यूज़ एवरी टाइम दैट के सेंस में कैसे यूज़ करते हैं, हु एवर है, ऐसे बनने वाले शब्द और भी बहुत सारे हैं, वो उनका यूज़ कैसे किया जाता है, वॉट एवर का मीनिंग जो एट ऑल के सेंस में वो यूज़ होता है वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। नो मैटर हु है, ऐसे और भी फ्रेजेस जो बनते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं वो देखेंगे। इट डजेंट मैटर, नो मैटर वॉट, ऐसे फ्रेजेस कैसे यूज़ होते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ होता है, किस सेंस में यूज़ होता है, क्या हिंदी मीनिंग कन्वे करता है, ये भी हम देखेंगे। वेदर साथ में और कंजंक्शन कैसे पेयर में यूज़ होता है, एज ऑल्दो का यूज़ कैसे किया जाता है, देन का यूज़ कैसे करेंगे, एस का यूज़ कैसे करेंगे, देन और एस क्लॉजेस का यूज़ कैसे करेंगे, बड़े ही गहराई से देखेंगे। इसके अलावा मैंने रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में वीडियो बना रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो एडवर्बियल क्लॉजेस हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे और उनके जो लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं जिनमें कंजंक्शंस और रिड्यूस जो क्लॉजेस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उसमें कंजंक्शन छुपे होते हैं, उनको आप समझना सीख जाओगे कि इन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है। इसके अलावा जो रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉजेस जो मैंने ये वीडियो बना रखा है, जिसे का हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू न्यूज़पेपर, क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ऐसे न्यूज़पेपर्स जो हैं इनमें भी बहुत सारे सेंटेंस ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें कंजंक्शंस का यूज़ वो लोग नहीं करते हैं और बहुत सारी वर्ब्स को रिड्यूस कर देते हैं, वो आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे यूज़ होता है वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता रखी है। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझने के लिए ये वाली वीडियो, इसके अलावा नाउन क्लॉज कैसे रिड्यूस की जाती है ये भी मैंने पढ़ा रखा है, ये वीडियो देख लेना जा करके। इसके अलावा रिलेटिव क्लॉजेस को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे ये न्यूज़पेपर वाले सेंटेंसों को छोटा करके लंबा लंबा खींचते हैं, वो भी मैंने बता रखा है। इसके अलावा एडवर्ब क्लॉजेस को कैसे वो लोग रिड्यूस करते हैं और कैसे खेलते हैं सेंटेंसेस से, और सेंटेंस को कैसे घुमा घुमा के दिखाते हैं सेंटेंस को पेपर में, वो भी आपको देखना होगा इन वीडियोस को, ताकि आप न्यूज़पेपर को पढ़ना सीख जाओ। तो इतने सारे वीडियोस आपको देखने होंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है, यानी कि फ्रेज, क्लॉज और एक सिंगल वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही गहराई से मैंने बता रखा है चैनल पर, ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख लेना। इसके अलावा प्रिंसिपल क्लॉजेस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस क्या होती हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस क्या होती हैं, जिसके अंदर नाउन क्लॉजेस क्या होती हैं, बड़ी ही बारीकी से मैंने बता रखा है। यूट्यूब पे इतनी बारीकी से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ाया है। एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होती हैं, नाउन क्लॉजेस के एग्जांपल्स हम कैसे पहचानें कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, कौन सी क्लॉज हम कैसे पहचानते हैं, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। इसके अलावा एडवर्ब क्लॉजेस जो पूरे 9 तरीके कैसे यूज़ होते हैं, वो सारे तरीके मैंने वहाँ पर बता रखे हैं, आप जाकर के आराम से देख लेना। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, वीडियोस आपको नहीं मिल पाती हैं, अगर आप वीडियो को चाहते हो कि वीडियो मुझे एक जगह सभी जगह मिल जाएँ, आप मुझसे कहीं बातचीत करना चाहते हो, कुछ सलाह देना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो आप उपहार क्लासेस नाम से आप मुझे सभी जगह टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उपहार क्लासेस के नाम से आप मुझसे वहाँ पर बातचीत कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान काफ़ी मेहनत कर रहा है और आप उसको रेम्यूनरेशन कुछ देना चाहते हो, कुछ मेहनताना देना चाहते हो, तो आप इस दिए गए यूपीआई आईडी पर मुझे पे कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे उपहार क्लासेस ऐप से जा कर के पढ़ सकते हो। आपको करना क्या होगा
कि आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना। वहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम से ऐप मिल जाएगा, जिसका लोगो ये है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना उपहार क्लासेस के नाम से और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। उसके बाद ऐप के अंदर आपको ये बैच दिखाई देगा जो कि 499 में केवल आपको मिल जाएगा। अगर आप रेनर मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच A to Z सब कुछ मैंने पढ़ा रखा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, अपनी खुद की थ्योरी भी मैंने दे रखी है, सब कुछ डिटेल पढ़ा रखा है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो केवल 499 में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो जल्दी कीजिए, इस बैच को तुरंत ही बाय कीजिए। अब चलिए आइए बात करते हैं एडवर्बियल क्लॉजेस के बारे में। तो एडवर्बियल क्लॉजेस के खुद अपने कुछ खास कंजंक्शंस होते हैं, उन कंजंक्शन की कुछ खास पोजीशंस होती हैं। उन पोजीशंस का उनका मीनिंग क्या कन्वे होगा, वो कैसे यूज़ होंगे, वो कहाँ कहाँ रखे जाएंगे और वो कैसे कैसे यूज़ होंगे, वो सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे और उनके पंक्चुएशन भी देखेंगे। उन्हें मिस्टेक भी बनती है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्टर कंजंक्शन के बारे में। तो आफ्टर कंजंक्शन जब भी किसी सेंटेंस में यूज़ होता है उसकी दो पोजीशन होती हैं, या तो सेंटेंस के पहले आप यूज़ कीजिए या सेंटेंस के बीच में यूज़ कीजिए। अगर आपने सेंटेंस के पहले लगाया है तो सेंटेंस में सबसे पहले आप आफ्टर लगाइए, फिर क्लॉज का मतलब सेंटेंस आप लिखिए, फिर आप कॉमा लगाइए। पहला सेंटेंस लिखने के बाद कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस आप लिखिए। नहीं तो आप पहले सेंटेंस लिखिए, उसके बाद आफ्टर लगाइए, फिर आप क्लॉज लिखिए, यानी दूसरा सेंटेंस लिखिए। इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा। दो पोजीशन आपको यहाँ पर याद रखनी है, परेशान मत होइए, नीचे दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं। यूज एंड पोजीशन क्या है? आफ्टर एंड इट्स क्लॉज कैन कम ईदर बिफोर द मेन क्लॉज ऑफन विद अ कॉमा। अगर हम पहले यूज़ करते हैं तो कॉमा के साथ में हम अगली क्लॉजेस को यूज़ करते हैं, और आफ्टर यानी कि हम आफ्टर को पहले और बाद में दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अब हमें ध्यान ये देना होता है कि हम इसको रखना कहाँ चाहते हैं, कैसे। आफ्टर आई मूव्ड टू इंडिया, इंडिया आने के बाद आई चेंज्ड जॉब्स, मैंने जॉब्स काफ़ी बदली, यानी कि जॉब्स मैंने बदली। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर पहले आ गया है तो आपको दूसरा सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका, आई चेंज्ड जॉब्स आफ्टर आई मूव्ड टू इंडिया। आफ्टर लगा दिया तो कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम, बिल्कुल मीनिंग बिल्कुल सेम निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, बस सेंटेंस आगे पीछे लिखा हुआ है। कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ, बस आपको ये याद रखना है। जो काम बाद में हुआ है वो काम आफ्टर के बाद में लिखना है, जो काम पहले हुआ वो काम आपको पहले लिखना है। कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ बस वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इन बोथ केसेस द स्पीकर मूव्ड टू इंडिया फर्स्ट देन चेंज्ड जॉब्स। अगर दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें तो एक बात कॉमन निकल के आती है कि पहले वो इंडिया में मूव किया, उसके बाद उसने जॉब्स चेंज की, ठीक है ना। आई मूव्ड टू इंडिया आफ्टर आई चेंज्ड जॉब्स, द स्पीकर चेंज्ड द जॉब्स फर्स्ट। अब क्या इसका मीनिंग निकला कि पहले उसने जॉब चेंज की फिर इंडिया में मूव किया। क्लियर। प्रेजेंट विद फ्यूचर मीनिंग, अगर हम आफ्टर के साथ में प्रेजेंट फ्यूचर टेंस लिखना चाहते हैं यानी कि विल और शैल लिखना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखोगे जो विल और शैल का ही मीनिंग कन्वे करेगा, ठीक है। वी यूज़ आफ्टर विद प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, वही मैंने जो आपको समझाया यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आई विल टेलीफोन यू आफ्टर आई विल अराइव, विल यहाँ से हटा देंगे, केवल अराइव लिखेंगे। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा आफ्टर आई विल अराइव, मैं पहुँचने के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा या करूँगी। तो इस तरह से भी आपको ये याद रखना है कि जो आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ में हम लोग विल शैल यानी कि मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं करते हैं। परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं इनमें भी हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि
आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। इनमें जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, एक काम के बाद दूसरा काम जब कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग वहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और उसके साथ में हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई यूजुअली गो स्ट्रेट होम, मैं ज़्यादातर सीधा घर जाता हूँ। आफ्टर आई हैव फिनिश्ड वर्क, मतलब मैं अपना काम समाप्त करने के बाद मैं ज़्यादातर सीधे घर पर ही जाता हूँ। तो आफ्टर आई हैव फिनिश्ड वर्क, मैं काम ख़त्म होने के बाद सीधा अपने घर चला जाता हूँ। आफ्टर स्नेहा हैड फिनिश स्कूल, स्नेहा स्कूल फिनिश करने के बाद, स्कूल ख़त्म करने के बाद स्कूल का टाइम फिनिश होने के बाद सी वेंट टू इंडिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्नेहा की स्कूलिंग, मतलब स्कूल जितना उसको पढ़ना था, जितनी उसको क्लासेस ख़त्म करनी थी, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी जितना उसको पढ़ना था, पूरी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद वो सीधे फिर इंडिया वापस आ गई। बाहर पढ़ने गई थी, पढ़ने के बाद वो सीधी इंडिया वापस आ गई। क्लियर? वी यूज़ अ परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट आफ्टर विद आफ्टर। अगर हमारी मजबूरी है कि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना ही है आफ्टर के साथ में, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है? कैसे? आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव सीन राम, राम को देखने के बाद या राम से मिलने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आप ऐसे नहीं करोगे, आफ्टर आई विल हैव सीन राम को देखने के बाद, राम से मिलने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तो हिंदी भले ही गागेगी का सेंस निकलेगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि वहाँ पर आपको विल सेल और हैव जो भी कुछ है, आपको केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करना है, ना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप आफ्टर के बाद वर्ब यूज़ करना चाहते हो तो उस वर्ब में आपको आईएनजी यूज़ करना पड़ेगा, और इस आईएनजी वर्ब को हम लोग ग्रामर में बोलते हैं जेरंड। क्या बोलते हैं? जेरंड। मैंने वर्ब एडवांस के ऊपर आई थिंक मुझे परफेक्टली याद नहीं है, ऑलमोस्ट 44 वीडियोस मैंने बना रखे हैं जिसमें मैंने बड़ी ही डिटेल में वर्ब एडवांस पढ़ा रखा है, आप जा कर के देख लेना। तो कभी भी कोई भी प्रपोजिशन दुनिया की मिल जाए आपको, और उसके बाद अगर वर्ब लगानी है तो उसमें वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जेरंड। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, इस फॉर्म को भरने के बाद गिव इट टू द सेक्रेटरी, इसको सेक्रेटरी को दे देना। आफ्टर हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि काम समाप्त होने के बाद, यानी कि कोई काम समाप्त होने के बाद आपको ऐसा बोलना हो कि इस चीज़ को समाप्त होने के बाद, इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद ऐसा काम कर देना। तो उस सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं आफ्टर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम किसी पास्ट में ख़त्म हुए काम के बारे में बात करना चाहते हैं तो जैसे कि ही रोट हिज फर्स्ट बुक, उसने अपनी पहली पुस्तक लिखी। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द यूएसए से वापस लौटने के बाद उसने अपनी पहली पुस्तक लिखी। अब इससे मीनिंग बिल्कुल सही कन्वे हो रहा है। अगर आपको ये कहना है कि पहले यूएसए से वापस आया फिर उसने अपनी पहली पुस्तक लिखी, तो आप ऐसे करोगे कि ही रोट हिज फर्स्ट बुक आफ्टर हैविंग रिटर्न फ्रॉम द यूएसए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर पास्ट ही शो करना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट पास्ट ही लिखोगे, तो यहाँ पर बिल्कुल सेंस सही निकलेगा। सेंस इससे भी सही निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं बिफोर कंजंक्शन की। जो कंडीशन आफ्टर की थी वही सेम कंडीशन बिफोर की है। बिफोर पहले लगाओगे तो पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर आप पहला सेंटेंस लिखते हो और दूसरा सेंटेंस लिखते हो तो बीच में आपको बिफोर लगाना होगा। ठीक है? वही सेम बात और सेम कंडीशन वही दोनों अप्लाई होंगी। बिफोर आई हैव ब्रेकफास्ट आई गो फॉर ए वॉक, ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं वॉक पर जाता हूँ, तो यहाँ पर लगाया कॉमा। आई गो फॉर ए वॉक बिफोर आई हैव ब्रेकफास्ट,
ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं वॉक पर जाता हूँ। यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगेगा। क्लियर? अब इसमें ध्यान क्या देना है हमें कि इन बोथ केसेस द स्पीकर गोज फॉर ए वॉक फर्स्ट देन हैज़ ब्रेकफास्ट। इन दोनों सेंटेंसेस से हमें क्या समझ में आया है कि ब्रेकफास्ट ये बाद में करता है, वॉक पर पहले जाता है। यही तो सेंटेंस में समझ में हमें आ रहा है ना, यही समझाना चाहता है। तो अगर हम सेंटेंस को चेंज कर दें तो आई हैव ब्रेकफास्ट बिफोर आई गो फॉर ए वॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्पीकर ये कहना चाहता है कि वो ब्रेकफास्ट पहले करता है और वॉक पर बाद में जाता है। तो बिफोर की पोजीशन बदलने पर सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, जैसे कि आफ्टर की पोजीशन बदलने पर सेंटेंस का मीनिंग बदल गया था। ठीक है, अब फिर से वही बात, जैसे आफ्टर के साथ में हम लोग फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट का यूज़ करते हैं फ्यूचर के सेंस में, वैसे ही प्रेजेंट का यूज़ हम लोग करते हैं फ्यूचर के सेंस में बिफोर के साथ में। जैसे कि आई विल टेलीफोन यू बिफोर आई कम, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा आने से पहले, मेरे आने से पहले मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। तो यानी बिफोर आई विल कम ऐसे नहीं करेंगे, बिफोर आई कम ही लिखेंगे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट ना लिख करके प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की जगह पर सेंस वही निकलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। वी कांट लीव बिफोर द स्पीचेस हैव फिनिश्ड, हम लोग जा नहीं सकते हैं, स्पीचेस फिनिश होने से पहले हम लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं या जाएंगे नहीं। ठीक है, हम लोग स्पीचेस फिनिश होने से पहले जा नहीं सकते हैं या जाएंगे नहीं। क्लियर? परफेक्ट टेंसेस, वही जो मैंने ये बात आपसे की थी वही यहाँ पर बात बताई जा रही है। देखिए, इन क्लॉजेस विद बिफोर वी ऑफन यूज प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस टू एम्फसाइज द आइडिया ऑफ कंप्लीशन। जब भी कोई काम समाप्त हो चुका होता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ है कि बिफोर अपने साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करता है या अपने साथ में लेता है टेंस ये। जैसे कि यू कांट गो होम, तुम घर नहीं जा सकते हो, बिफोर यू हैव साइंड द रिपोर्ट, रिपोर्ट पर साइन करने से पहले तुम घर नहीं जा सकते हो। क्या कहना चाहता है? बिफोर द मोमेंट व्हेन आई हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट, मतलब जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगी उससे पहले तुम घर नहीं जा सकते हो। ये ऐसी बात बोली गई है। ही वेंट आउट बिफोर आई हैड फिनिश्ड माई सेंटेंस, मेरे सेंटेंस मेरी बात फिनिश होने से पहले वह बाहर चला गया। तो आपको ध्यान ये देना है कि कौन से काम पहले और कौन सा काम बाद में हुआ है, उसके साथ में कौन सा टेंस कहाँ पर कैसे का यूज़ करना है वो आपको ध्यान देना होगा। बिफोर थिंग्स दैट डजंट हैपन, क्या मतलब हुआ है? वी समटाइम्स यूज़ बिफोर टू टॉक अबाउट थिंग्स, हम बिफोर का यूज़ कभी कभी यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों के पहले या उन चीज़ों के बारे में दैट डजंट हैपन बिकॉज समथिंग स्टॉप्स देम। जैसे कि वी हैड बेटर गेट आउट ऑफ हियर, अच्छा होता कि हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएं, अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएं। बिफोर योर फादर कैचेस अस, तुम्हारे पिता हम लोग पकड़ने से अच्छा ये होगा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। यानी कोई चीज़ होने से अच्छा है कि ये काम पहले हो जाए, तो कोई काम ना हो, ये सेंस देने के लिए हम लोग बिफोर का यूज़ भी करते हैं। सी लेफ्ट बिफोर आई कुड आस्क फॉर हर फ़ोन नंबर, मैं उससे उसका फ़ोन नंबर पूछ पाता कि वो उससे पहले चली गई। ठीक है, अब आफ्टर के जैसे ही अगर हमें बिफोर के बाद वर्ब को यूज़ करना है तो हम उसमें आईएनजी यूज़ करेंगे और ये कहलाएगा जेरंड। ठीक है, जैसे कि प्लीज़ टर्न आउट ऑल द लाइट्स, कृपया सारी लाइट्स बंद कर दो बिफोर लीविंग द ऑफिस, ऑफिस छोड़ने से पहले सारी लाइट्स को कृपया बंद कर दीजिए। बिफोर बिगनिंग द बुक, पुस्तक शुरू करने से पहले
सी स्पेंट 5 years ऑन रिसर्च, यानी कि बुक लिखने से पहले उसने करीब 5 साल उस पर रिसर्च किया। ठीक है, अब बात करते हैं एज, व्हेन और व्हाइल, इन तीनों का यूज़ हम कब करते हैं? साइमल्टेनियस इवेंट्स, जब दो काम एक साथ चल रहे होते हैं तब हम वहाँ पर एज है, व्हेन है, व्हाइल, इन तीनों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं अलग अलग। टू टॉक अबाउट एक्शंस और सिचुएशंस, जब हम एक्शंस और सिचुएशंस की बात करते हैं दैट टेक प्लेस एट द सेम टाइम, जब वो एक ही समय पर घटित हो रहे होते हैं, वी कैन यूज़ एज, व्हेन, व्हाइल, तो हम एज या फिर व्हेन या फिर व्हाइल का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस, इनमें थोड़ा वो डिफरेंसेस होता है। देखिए कैसे, वी कैन यूज़ ऑल 3 वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस अ लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन और सिचुएशन, जब कोई कोई लंबा एक्शन चल रहा होता है तब हम वहाँ पर इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ गोइंग और विच वॉज गोइंग ऑन व्हेन समथिंग एज हैपन्स और हैपन्ड, जब कोई चीज़ हो रही होती है, जब कोई चीज़ हो गई होती है तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं एज, व्हेन या व्हाइल का। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जब मैं सड़क पर जा रहा था, आई सॉ रोहन ड्राइविंग अ पोर्शे, मैंने रोहन को पोर्शे गाड़ी चलाते हुए देखा, यानी कि उसी समय वो दो घटनाएं हुई, एक तो मैं जा भी रहा था और मैंने रोहन को ड्राइविंग करते हुए देखा। द टेलीफोन ऑलवेज रिंग्स, टेलीफोन हमेशा बजता है। व्हेन यू आर हैविंग ए बाथ, जब तुम नहाते हो ना तो टेलीफोन ज़रूर बजेगा। वाइल दे वर प्लेइंग कार्ड्स, जब वे ताश खेल रहे थे, समबडी ब्रोक इनटू द हाउस, तो अचानक से कोई घर में घुस आया। तो इस तरह से दो घटनाएं एक साथ इन सेंटेंसेस में हो रही हैं। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब प्रोग्रेसिव टेंस इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर द लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन और सिचुएशन। प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनमें बैकग्राउंड एक्शन जो कंटिन्यू रहते हैं, जैसे वॉज वॉकिंग हो गया, आर हैविंग हो गया, वर प्लेइंग हो गया, ऐसे हम लोग टेंस यूज़ करते हैं। बट एज एंड व्हाइल कैन बी यूज्ड विद अ सिंपल टेंस, स्पेशली विद अ स्टेट वर्ब लाइक सिट, लाई और ग्रो। जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनके साथ में हम लोग यूज़ करते हैं एज या व्हाइल का, जैसे कि एज आई सिट रीडिंग द पेपर, द डोर बर्स्ट ओपन। एज आई सिट रीडिंग द पेपर, जैसे ही मैं पेपर पढ़ने के लिए बैठा था कि अचानक से धड़ाम से, बर्स्ट ओपन का धड़ाम से दरवाजे खुल गए। तो देखिए यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है, तो एज ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर स्टेटिव वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ध्यान देना है कि स्टेटिव वर्ब जब यूज़ होगी तब हमें एज और व्हाइल का वहाँ पर ख़ास तौर पर यूज़ करना होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं व्हेन एवर का यूज़ कब करते हैं। व्हेन एवर का मतलब होता है एवरी टाइम दैट, इस सेंस में हम लोग व्हेन एवर का यूज़ करते हैं। व्हेन एवर कैन सजेस्ट रिपीटिशन, ये हमें रिपीटिशन सजेस्ट करता है इन द सेंस ऑफ एवरी टाइम दैट। कैसे? Whenever I see you, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, every time that I see you, मैं अगर whenever को रिमूव कर दूँ और यहाँ पर लगा दूँ every time that I see you, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Whenever I see you, I feel nervous, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं नर्वस फील करता हूँ। I stay with Monica whenever I go to London, जब भी मैं लंदन जाता हूँ तो मैं मोनिका साथ में रहता हूँ। तो whenever I go to London I stay with Monica। whoever है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनके साथ में हम लोग मे का यूज़ करते हैं आगे आने वाली वर्ब में। और ये हमें सजेस्ट करता है
इग्नोरेंस या अनसर्टेनिटी को शो करता है। जैसे कि ही हैज़ रिटन ए बुक ऑन फिलोसफर प्लेटो, उसने दार्शनिक प्लेटो के ऊपर एक किताब लिखी है। हुएवर सी मे बी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर, ही होगा यहाँ पर, हुएवर ही मे बी होगा कोई वो है, मतलब अनसर्टेनिटी मतलब यहाँ पर वो जानकारी नहीं है, होगा कोई प्लेटो जानकारी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उसने एक पुस्तक लिखी हुई है। ही हैज़ रिटन ए बुक ऑन द फिलोसफर प्लेटो हुएवर ही मे बी, वो कोई भी हो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसने प्लेटो के ऊपर किताब लिखी हुई है। शी हैज़ जस्ट रिटन टू मी फ्रॉम द USA, उसने मुझे हाल ही में USA से पत्र लिखा हुआ है। वेर एवर दैट मे बी, वो कहाँ पर है मुझे मालूम नहीं है, मतलब उसे USA की जानकारी नहीं कहाँ पर है, लेकिन उसने मुझे वहाँ से एक पत्र लिखा हुआ है। तो होगा कहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उसने एक पत्र लिखा है। इग्नोरेंस वहाँ पे शो किया जा रहा है। तो हुएवर के साथ में जब मे का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इग्नोरेंस या अनसर्टेनिटी को हम लोग वहाँ पर शो करते हैं। लिविंग आउट द वर्क वट एवर हिज प्रॉब्लम, ये स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं हम लोग। इन ए क्लॉज लाइक वट एवर हिज प्रॉब्लम्स आर, उसकी प्रॉब्लम कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस सेंस में। वेयर वट एवर इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो है बी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट होता है। इट इज़ पॉसिबल टू लीव आउट द वर्ब, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे। सेंटेंस देखिए आपको रूल समझ में आ जाएगा। वट एवर हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, वट एवर हिज प्रॉब्लम्स। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द छुपा हुआ है आर, वट एवर हिज प्रॉब्लम्स आर, उसकी प्रॉब्लम कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। ही हैज़ नो राइट टू बिहेव लाइक दैट, उसे कोई हक नहीं कि वो इस तरह से बिहेव करे, कि उस तरह से वो कुछ बिहेव करे। तो कहा यह जा रहा है कि वट एवर के साथ में जब हम कुछ शब्द लिखते हैं तो वहाँ पर बी फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब को हम लोग वहाँ से ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ए सीरियस इलनेस वट एवर इट्स नेचर इज़, छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है। ए सीरियस इलनेस वट एवर इट्स नेचर, एक सीरियस बीमारी जो भी उसका नेचर हो, उस बीमारी का कैसा भी लक्षण हो, इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पेनफुल, वो हमेशा लगभग पेनफुल ही होता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और तरीका लिखने का होता है हाउएवर का, वो भी देख लो। हाउएवर प्लस एडजेक्टिव का यूज़। कैन लीव आउट ए प्रोनाउन प्लस वी, इसमें हम लोग प्रोनाउन और बी को ड्रॉप कर देते हैं। कैसे? ए ग्रामर रूल हाउएवर ट्रू, इट इज़ छोड़ देते हैं हम लोग हैं। एक ग्रामर रूल, अब इट इज़ किसके लिए आया है? ग्रामर रूल सिंगुलर है ना, इसलिए इसके लिए इट आया हुआ है। ये नॉन लिविंग इसलिए इट आया हुआ है, एक है इसलिए इज आया हुआ है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों को ड्रॉप कर दिया है। ए ग्रामर रूल हाउएवर ट्रू इज़ यूजलेस अनलेस इट कैन बी अंडरस्टूड। एक ग्रामर रूल कितना भी सत्य हो वो तब तक यूजलेस है जब तक कि उसको समझा ना जा सके। मतलब ग्रामर का रूल तब तक बेकार है जब तक कि उसको समझा ना जा सके। तो हाउएवर साथ में अगर हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उस साथ में प्रोनाउन और बी फॉर्म अगर आ रही इज एम आर वॉज वर, तो वो इज एम आर वॉज वर और वो प्रोनाउन को हम ड्रॉप कर सकते हैं इस खास कंडीशन में। क्लियर? अब इनफॉर्मल यूजेस में शॉर्ट फॉर्म में जब आंसर हम देने की कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पर वेन एवर है, विच एवर है, कुछ ऐसा लिख करके सेंटर को छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपका इनफॉर्मल यूजेस में होता है, फॉर्मल यूजेस में ये सेंटेंस गलत माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। व्हेन शेल वी स्टार्ट, हम कब स्टार्ट करें? वेन एवर, जब भी इच्छा हो। वेन एवर यू लाइक, तो वेन एवर यू लाइक सेंटेंस हमें पूरा बोलना चाहिए था कायदे से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमने वेन एवर पर छोड़ दिया है। तो ठीक है, बोलचाल में चल जाएगा, लेकिन हमें ये पूरा बोलना चाहिए। पोटैटोस और राइस, पोटैटो चलेगा कि राइस चलेगा? तो विच एवर, आई डोंट माइंड, मुझे मतलब नहीं, जो चाहे सो ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डोंट माइंड
विच एवर आई डोंट माइंड, तो यहाँ पर विच एवर पर सेंटेंस छोड़ दिया है, तो सेंटेंस ठीक है, सुनने बोलने में ठीक लग रहा है, लेकिन इसको पूरा ही लिखना चाहिए। अब आगे देखिए, वॉट एवर इज़ ऑफन यूज टू मीन आई डोंट केयर और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वॉट एवर का एक मतलब मुझे परवाह नहीं है या मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इन दो सेंसेस में हम लोग वॉट एवर का यूज़ कर सकते हैं। दिस कैन साउंड र्यूड, र्यूड हमें सेंस अगर देना होता है या र्यूड सेंस में हम लोग अगर यूज़ करना चाहें तो वॉट एवर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। कैसे? वॉट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करना पसंद करोगे। वी कुड गो एंड सी अ फिल्म और गो स्विमिंग, या तो हम लोग चल कर के मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, या स्विमिंग जा सकते हैं। वॉट एवर, मुझे कोई परवाह, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वॉट एवर का मतलब क्या हुआ, या तो आई डोंट केयर या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें जो करना तुम करो जा करिए, मुझे कोई परवाह, कोई दिलचस्पी नहीं है। इस सेंस में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात है, ये सब इनफॉर्मल यूजेस हैं। और वॉट एवर का एक मीनिंग और होता है और एनीथिंग एल्स, या कुछ और के सेंस में। जैसे कि वुड यू लाइक समथिंग, सॉरी वुड यू लाइक सम ऑरेंज जूस और अ बियर, क्या तुम ऑरेंज जूस लेना पसंद करोगे या फिर कुछ बियर, और वॉट एवर है, और वॉट एवर और एनीथिंग एल्स। तो और वॉट एवर का मतलब क्या हुआ, और एनीथिंग एल्स की जगह हम लोग और वॉट एवर का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू प्ले फुटबॉल और टेनिस और वॉट एवर, अगर तुम फुटबॉल, टेनिस या तुम और कुछ भी खेलते हो, इट डज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये काफ़ी सारा समय लेता है। वॉट एवर का एक मीनिंग एट ऑल भी होता है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल। आफ्टर एनी एंड नो, एनी और नो के बाद वॉट एवर कैन बी यूज इन ब्रिटिश इंग्लिश टू मीन एट ऑल। जैसे कि डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स वॉट एवर, तो यहाँ पर एट ऑल लिखना चाहिए था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी खेद नहीं, कि बिल्कुल तुम्हें दुख नहीं इस बात का क्या? डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स एट ऑल, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है? तो डोंट यू हैव एनी रिग्रेट्स वॉट एवर, तो वॉट एवर का मतलब एट ऑल ही यहाँ पर है। क्लियर? आई कैन सी नो पॉइंट्स वॉट एवर इन बाइंग इट्स, इस चीज़ को देखने में कोई मतलब मुझे समझ में बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसको ख़रीदने में बिल्कुल भी मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वॉट एवर का मतलब क्या हुआ, एट ऑल। क्लियर? अब अगला फ्रेज देखते हैं, नो मैटर हु या ऐसे बनने वाले फ्रेजेस। नो मैटर कैन बी यूज्ड विद हु, हुज, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन एंड हाउ। यानी नो मैटर के बाद हम हु, हुज, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हाउ इनका यूज़ कर सकते हैं। These expressions are similar to conjunctions, ये एक्सप्रेशंस जो हैं ये कंजंक्शंस की तरह काम करते हैं। एंड इंट्रोड्यूस एडवर्बियल क्लॉजेस, और एडवर्बियल क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनकी बात का लिखा हुआ सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉजेस की कैटेगरी में ही आता है। द मीनिंग इज सिमिलर टू इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट या हु, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन, इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। देखिए कैसे, आई विल लव यू नो मैटर वॉट यू डू, नो मैटर वॉट यू डू कोई मतलब नहीं रखता है तुम क्या करते हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा या करूँगी। नो मैटर वेयर यू गो, कोई मतलब नहीं कि तुम कहाँ जाओगे। आई विल फॉलो यू, मैं तुम्हें फॉलो करूँगा या फॉलो करूँगी। तो ये नो मैटर के बाद का लिखा हुआ सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉज है, और ये नो मैटर वेयर के बाद लिखा हुआ ये वाला क्लॉज आपका एडवर्बियल क्लॉज है। ये फ्रेज जो है एक्चुअली में एडवर्बियल क्लॉज की तरह ही काम कर रहा है। क्लियर? वी यूज अ प्रेजेंट टेंस विद अ फ्यूचर मीनिंग आफ्टर नो मैटर। नो मैटर के बाद अगर हमें फ्यूचर का सेंस देना है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे?
नो मैटर वेयर यू गो, कोई मायने नहीं रखता तुम कहाँ जाओगे। यू विल फाइंड पीपल हु लव म्यूजिक, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ लेकिन तुम्हें हर जगह म्यूजिक से प्रेम करने वाले लोग मिल जाएंगे या मिलेंगे। यू विल बी वेलकम नो मैटर व्हेन यू कम, तो जब भी आओगे तब तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। तो देखिए नो मैटर से ये वाला एडवर्बियल क्लॉज है, ये वाला एडवर्बियल क्लॉज है, और ये साथ ही साथ फ्यूचर का सेंस दे रहे हैं, लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा केवल और केवल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर। नो मैटर हु एसेट्रा एंड हु एवर एसेट्रा, एक्सप्रेशन no matter who what etc are used rather like whoever whatever etc की जगह पर हम लोग no matter who या what का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि no matter what you say I won't believe you, कोई मायने रखता तुम क्या कहते हो I won't believe you, मुझे कोई मतलब नहीं तुम जो कुछ भी कहोगे मुझे उस पर विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं करूँगा, तुम कुछ भी कहोगे, ठीक है ना। तो वॉट एवर यू से, तुम कुछ भी कहो, आई वॉन्ट बिलीव यू, मुझे तुम पे विश्वास नहीं होगा। कॉल मी वैन यू अराइव, कॉल मी वैन यू अराइव, जब तुम आ जाओ तो मुझे फ़ोन कर लेना। नो मैटर हाउ लेट इट इज़, कितनी भी देर हो जाए कोई चिंता वाली बात नहीं है, जब भी आ जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। कॉल मी वैन यू अराइव हाउ एवर लेट इट इज़, कितना भी लेट क्यों ना हो जाए कोई परवाह नहीं है, मुझे कॉल कर लेना। तो हु एवर है, वॉट एवर है, हाउ एवर है, नो मैटर हाउ है, तो हम लोग इस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो ध्यान देना है कि एडवर्बियल क्लॉजेस किस तरह से काम करती हैं और इंग्लिश के निशे पर किस तरह से हमें उलझाते हैं सेंटेंसेस में, तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर बड़े ही ध्यान से समझनी होगी। हाउएवर क्लॉजेस विद whoever, whatever, whichever can be used as subjects और objects, इनका यूज़ हम लोग subjects की तरह, objects की तरह कर सकते हैं। clauses with no matter who etc cannot be used in this way, लेकिन subject object की तरह no matter who what इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, केवल इन तीनों का ही यूज़ हम लोग कर सकते हैं subject object की तरह। जैसे कि whatever you do is फाइन विद मी, तुम जो भी कुछ करोगे ना वो मेरे लिए ठीक होगा। तो वॉट एवर यू डू ये हमारी नाउन क्लॉज है जिसका वर्ब है इज। अब आप ऐसे नहीं करोगे नो मैटर वॉट यू डू इज फाइन विद मी, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। यू कैन हैव विच एवर यू लाइक, जो इच्छा हो वो तुम ले सकते हो। तो हैव की बाद ऑब्जेक्ट, आप ऐसे नहीं कह सकते हो यू कैन हैव नो मैटर विच यू लाइक, ऐसे सेंटेंस आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये सेंटेंसेस आपके गलत होंगे। नो मैटर एंड इट डजेंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। बिकॉज नो मैटर हु एसेट्रा एक्ट लाइक कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन तरह काम करते हैं। दे मस्ट बी यूज्ड विथ टू क्लॉजेस, क्योंकि ये कंजंक्शन तरह काम करते हैं इसलिए इसमें दो क्लॉजेस होना कंपलसरी होता है। कैसे? नो मैटर व्हेन यू कम यू विल बी वेलकम, कोई मायने नहीं रखता तुम जब भी आओगे तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि नो मैटर व्हेन यू कम, केवल इतना लिखोगे सेंटेंस तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नो मैटर व्हेन यू कम सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस कन्वे हो रहा है, ठीक है ना। और सिंगल सेंटेंस आपका एडवर्बियल क्लॉज है और क्लॉज इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इसको पूरा नहीं माना जाएगा और यहाँ पर ये फुल स्टॉप होगा, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस जस्ट वन क्लॉज वी कैन यूज़ इट डजेंट मैटर, अगर आपको केवल एक सिंगल सेंटेंस लिखना है तो आप वहाँ पर इट डजेंट मैटर का यूज़ करोगे नो मैटर की जगह पर। इट डजेंट मैटर व्हेन यू कम ऐसे लिख सकते हो आप नो मैटर जगह पर इट डजेंट मैटर का यूज़ करो, सेंटेंस सही हो जाएगा। इट डजेंट मैटर व्हेन यू कम, कोई मायने रखता तुम जब भी आओगे तुम्हारा स्वागत किया जाएगा, ठीक है।
नो मैटर वॉट कैन बी यूज एट द एंड ऑफ अ क्लॉज विदाउट फॉलोइंग वर्ब, यानी कि इस सेंटेंस के लास्ट में हम यूज़ कर सकते हैं और सेंस क्या निकलेगा वो देखना। आई विल ऑलवेज लव यू नो मैटर वॉट, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा नो मैटर वॉट हैपन्स, कुछ भी हो जाए मैं तो प्रेम करूँगा। तो एक्चुअली में नो मैटर वॉट का मतलब क्या निकल रहा है, नो मैटर वॉट हैपन्स, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्यार करूँगा हमेशा। तो यहाँ पर हैपन्स शब्द जो है वो छुपा हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस में बहुत सारे मीनिंग कन्वे करने के लिए शब्द छुपे हुए होते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग निकालना पड़ता है हमें, और यही प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हमें पढ़ने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और यही चीज़ हमें सीखनी चाहिए। वेदर और को हम समझने की कोशिश करते हैं। वी कैन यूज़ वेदर और एज ए डबल कंजंक्शन विद ए सिमिलर मीनिंग टू इट डजेंट मैटर वेदर और, इट डजेंट मैटर वेदर और, फ़र्क नहीं पड़ता चाहे ये या वो के सेंस में ही वेदर और का यूज़ हम लोग करते हैं। द टिकट विल कॉस्ट द सेम वेदर वी बाई इट नाउ और वेट टिल लेटर, टिकट की कॉस्ट बिल्कुल वैसी ही रहेगी चाहे हम अभी ख़रीदें या बाद में ख़रीदें, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है। प्रेजेंट टेंसेस आर यूज्ड टू रेफ़र टू द फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर टेंस को रेफ़र करना है तो हम प्रेजेंट टेंस को ही लिखेंगे। वेदर वी गो बाई बस और बाई और ट्रेन, चाहे हम बस से जाएं या हम ट्रेन से जाएं, इट विल टेक एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 घंटे तो लगने ही लगने हैं। वेदर और नॉट के साथ में कई सारे सेंटेंसेस हम लोग अपने मन से बना सकते हैं, जैसे कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर और नॉट यू लाइक इट, कैसे बना सकते हो सेंटेंस, सारे हमारे सही होते हैं। वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट लाइक इट, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम इसको पसंद करो या तुम इसको पसंद ना करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कैसे भी सेंटेंस बना लो, स्ट्रक्चर आपके मन में, आपके दिमाग के ऊपर है, आपके मन में है कि आप कैसे ही बना सकते हो। अब हम देखेंगे एज और दो के बारे में। स्पेशल ऑर्डर, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, इन तीनों में से कोई एक, एज और फिर क्लॉज। क्या है इसका मतलब, ये समझिए। एज एंड दो कैन बी यूज्ड ए स्पेशल स्ट्रक्चर आफ्टर एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। इन दिस केस दे बोथ मीन ऑल्दो, भले ही, हिंदी में अर्थ निकलता है भले ही, एंड सजेस्ट एन एम्फेटिक कंट्रास्ट, भले ही कितना ही क्यों ना, हिंदी अर्थ समझ लेना मेरा, भले ही क्यों ना कितना, ये अर्थ इसका निकलता है। जैसे कि कोल्ड एज इट वॉज वी वेंट आउट, भले ही कितनी भी सर्दी क्यों ना, भले ही कितनी क्यों ना सर्दी थी, वी वेंट आउट, फिर भी हम बाहर गए। ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड वी वेंट आउट, बहुत ज़्यादा सर्दी थी तब भी हम बाहर गए। तो यहाँ पर एज कोल्ड एज इट वॉज की जगह हम ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड भी लिख सकते हैं, यही सेम इसका मीनिंग कन्वे हो रहा है। अब आप चाहें तो एज की जगह पर दो का यूज़ कर सकते हो। ब्रेवली एज या दो दे फाउट, भले ही वो कितने ही बहादुरी से क्यों न लड़े हों, दे हैड नो चांस ऑफ विनिंग, उनके जीतने की कोई भी चांसेस नहीं थे। मच दो आई रेस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू आई कांट एग्री, मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही कितने ही क्यों ना रेस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू का, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हो सकता हूँ। स्ट्रेंज एज इट मे सीम आई डोंट लाइक वॉचिंग क्रिकेट, भले ही कितने अजीब देखने में लग रहा हो, मतलब अजीब का मतलब कितना ही सिचुएशन अजीब क्यों न लग रही क्रिकेट में उस समय देखने में, लेकिन फिर भी मुझे क्रिकेट देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कुछ खास स्ट्रक्चर हैं, इनको आपको समझना होगा। आफ्टर ए नाउन दो कैन बी यूज्ड इन दिस वे बट नॉट एज, यहाँ पर आप एज का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि
पाकिस्तानी दो सी वॉज, भले ही वो पाकिस्तानी क्यों ना थी, सी सपोर्टेड द इंडियन टीम, फिर भी उसने इंडियन टीम को सपोर्ट किया। ठीक है। ओकेशनली द स्ट्रक्चर विद एज कैन बी यूज्ड टू गिव ए रीज़न, अगर हमें एज का यूज़ करना होता है तो वो रीज़न बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि टायर्ड एज सी वॉज, आई डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब हर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक है। अब अमेरिकन इंग्लिश में एजेस का कॉम्बिनेशन काफ़ी कॉमन रहता है, जैसे कि एज कोल्ड एज इट वॉज वी वेंट आउट, भले ही सर्दी काफ़ी क्यों ना थी हम फिर भी बाहर गए। तो इस तरह से सेंटेंस अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है और लिखा जाता है। अब देखते हैं देन और एज क्लॉजेस के बारे में। लिविंग आउट सब्जेक्ट एटसेट्रा, सब्जेक्ट्स मोर देन इज़ नेसेसरी एज हैपन्ड, क्या है इसका मतलब समझ लेते हैं। देन एंड एज कैन टेक प्लेस द सब्जेक्ट्स इन क्लॉजेस, देन और एज जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेते हैं सेंटेंस में, रदर लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस की जगह पर। जैसे कि छोटा सेंटेंस देखते हैं पहले, द ट्रेन माइट बी लेट एज हैपन्ड यस्टरडे, ट्रेन शायद देरी हो सकती है जैसा कि कल हुआ था। तो एज इट हैपन्ड यस्टरडे, तो यहाँ पर इट गायब कर दिया गया है। एज इट हैपन्ड यस्टरडे, यहाँ से इट को हटा दिया गया है, केवल एज लगाया गया है। ठीक है। तो एज लगाया। अब देन को देखते हैं। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट द एग्जीबिशन, प्रदर्शनी में काफ़ी सारे लोग थे। मोर देन केम लास्ट ईयर, पिछले साल से ज़्यादा लोग आए। तो मोर देन का मतलब यहाँ पे लोगों को इंडिकेट किया जा रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा लोग आए हैं। मोर देन का पिछले साल से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और लोग दोनों इस फ्रेज का मतलब है ज़्यादा लोग, दोनों इसका अर्थ है हिंदी में। ठीक है। वी हैव गॉट फूड फॉर एज मैनी पीपल एज वी वॉन्ट, हमारे पास उतने लोगों का भोजन था जितने लोगों के भोजन हमें चाहिए था। क्लियर। एज वी वॉन्ट इट, तो यहाँ से वी को हटा दिया गया है। तो एज के बाद सब्जेक्ट गायब है, वॉन्ट इट को लिख दिया गया है। तो देन और एज जो क्लॉजेस होती हैं इनमें सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, साथ ही साथ इनमें सब्जेक्ट इंक्लूड होता है और सेंटेंस का मीनिंग सही से कन्वे भी होता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। इसमें कोई एरर नहीं होता है, सेंटेंस बिल्कुल सही होता है। कॉमन एक्सप्रेशंस विद एज इन प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो लिखे जाते हैं, जैसे कि एज फॉलोज है, एज वॉज एक्सपेक्टेड है, एज वॉज एग्रीड है, एज इज़ वेल नोन है। ऐसे कुछ सेंटेंस लिखे जाते हैं, फ्रेजेस लिखे जाते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड ए न्यू प्लान एज फॉलोज, मैंने एक नया प्लान बनाया है एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार से है। एज इट इज़ फॉलोज, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ से सब्जेक्ट गायब है और फ्रेज लिख दिया गया है। दे लॉस्ट मनी एज इट वॉज एक्सपेक्टेड, जैसा कि ऐसा सोचा गया था, जैसा कि ऐसी उम्मीद की गई थी वैसा ही हुआ है। तो एज इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट को गायब कर दिया गया है। आई एम सेंडिंग यू द बिल एज वॉज एग्रीड, जैसा कि एग्री किया गया था, जैसा कि एग्रीमेंट किया गया था वैसे ही मैं तुम्हें बिल भेज रहा हूँ। एज इट इज़ वेल नोन, इट यहाँ से हटा दिया गया है। स्मोकिंग इज़ डेंजरस, स्मोकिंग डेंजरस होता है। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर आपको मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। ये न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनके पीछे रीज़न क्या था ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स,
देन एंड एज कैन ऑल्सो टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हटाया था एज और देन ने, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट्स को भी देन और एज हटा सकते हैं। जैसे कि दे सेंट मोर वेजिटेबल्स देन आई हैड ऑर्डर्ड। देन आई हैड ऑर्डर वॉट? ऑर्डर वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट गायब है। तो दे सेंट मोर वेजिटेबल्स देन आई हैव ऑर्डर्ड द वेजिटेबल्स। तो देन आई हैव ऑर्डर्ड द सेंटेंस को फिनिश कर दिया गया है। डोंट लूज योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट खोना मत। एज आई डिड लास्ट ईयर, एज आई डिड लास्ट ईयर का मतलब एज आई लॉस्ट इट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखिए इसने किस तरह से एक पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर दिया गया है। शी वॉज मोर फ्राइटेंड दैन आई वॉज फ्राइटेंड, वो मुझसे ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है। यू आर एज टायर्ड एज आई एम टायर्ड, टायर्ड यहाँ पर छुपा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट छुपा हुआ यहाँ पर है। फ्राइटेंड यहाँ पर छुपा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट छुपा हुआ यहाँ पर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। सम इंग्लिश डायलैक्ट्स का मतलब बोलचाल में यूज वर्ड आफ्टर एज एंड देन इन दीज केसेस। कहीं कहीं जगह पर बोलचाल में एज और देन के बाद व्हाट लोग लगा देते हैं, जो कि नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है, मतलब बोलचाल में मानी जाती है, ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट माना जाता है। दे स्पेंट मोर पेपर देन व्हाट आई हैड ऑर्डर्ड। दे सेंट मोर पेपर, उन्होंने काफ़ी सारे पेपर भेजे, जितने मैंने ऑर्डर किए थे उससे ज़्यादा उन्होंने भेज दिए हैं। तो वॉट का मतलब वो पेपर के सेंस में उन्होंने यहाँ पे वॉट लगा दिया गया है, ठीक है। यू आर एज टायर्ड एज वॉट आई एम, जो मैं टायर्ड हूँ ना, जिस तरह से मैं टायर्ड हूँ उतनी टायर्ड तुम भी हो। तो ये बोलचाल के लिए ठीक है, लेकिन वो आपके ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको एडवर्बियल क्लॉजेस पूरी की पूरी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को कुछ पे करना चाहिए, आपको चीज़ समझ में आ रही हैं, तो आप दी गई इस UPI ID पे मुझे पे कर सकते हो। जो इच्छा हो आप मुझे वो अमाउंट पे कर सकते हो। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।